हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा इस समय जो है आपको अभी एक ही क्लास मिल पा रही है, बस 2-4 दिन की बात है। थोड़ा सा हम भी शादी का तो कोई माहौल चल रहा है, उसमें थोड़ा बिजी हैं। जैसे अब जाने रहे हैं लॉकडाउन है, तो जो है ये लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन है घर पे। आप अगर तब भी न पहुँचे हो 10-5 मिनट के लिए आने जाने, तो थोड़ा सा हर कोई बुरा मानता है। इसलिए जो है थोड़ा सा हम इसके लिए आपसे और विषय थोड़ा 2-4 दिन ना दे पाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी अन्य विषय भी 1-2 दिन समय लेते हुए स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी जो है इनकम टैक्स के जो टॉपिक बचा था, इनकम फ्रॉम सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट के अंतर्गत, ठीक है। तो रिटायरमेंट वाला टॉपिक जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो रिटायरमेंट टॉपिक को आप लोग पढ़ते रहिए। और अभी हम इसलिए और नहीं चला रहे क्योंकि अभी हम कैमरे की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। अभी जो पुराना वाला कैमरा है उसी से काम चला रहे हैं और लेंगे। बस थोड़ा सा मैंने आपको कहा भाई आप ही लोग का तो मदद से हम कुछ कर पाएंगे, अपने आप से तो भाई हर किसी को एक अकेले कुछ नहीं किया जा सकता है ना। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे और पढ़ते रहिए। कहीं पर किसी टॉपिक पर कोई समस्या होती है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो कल हम लोग एक टॉपिक जैसे इसमें रिटायरमेंट के अंतर्गत कुल 6 टॉपिक आपको स्टार्टिंग में लिखाया गया था, जिसमें कोई भी जब कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉयर है, कोई एम्प्लॉई है, वो अपने सर्विस से रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ दी सर्विस, सर्विस के रिटायरमेंट के बाद उसको क्या क्या आय के रूप में प्राप्त होता है। तो मैंने बताया पहले लीव सैलरी मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है और पेंशन मिलता है और वीआरएस और कंपनसेशन, और छठा बताया गया था प्रोविडेंट फंड। तो हम लोग वीआरएस की चर्चा कल कर रहे थे ना। हम 5वां टॉपिक उठाए थे वीआरएस, है ना, वैल्यूएंट्री रिटायरमेंट सर्विस के अंतर्गत जब कोई कर्मचारी किसी गवर्नमेंट सर्विस में, सिविल सर्विस में या केंद्र सरकार द्वारा कानूनी अधिनियम द्वारा बनाए गए संस्थाओं के अंतर्गत या कोई सहकारी समिति में या विश्वविद्यालय आदि में कार्यरत कर्मचारी है, तो अगर अपनी स्वेच्छा से अपने कार्यभार को छोड़ रहा है तो उस रिक्त स्थान, अब हाँ छोड़ने के लिए मैंने कंडीशन लिखा रहा था, तो छोड़ने पर कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा एक मुश्त राशि दी जाती है। तो 5 लाख तक, मैक्सिमम 5 लाख तक बताया गया था कि कर मुक्त मानी जाएगी, कर से मुक्त मानी जाएगी। लेकिन कर से मुक्त तभी मानी जाएगी जो कंडीशन को पूरा करे। तो कल हम शर्तों के विषय में बात करें तो 4 शर्त बता दिए थे। 5वीं शर्त नोट करेंगे। जो शर्तें बताई जा रही थी, शर्तें मैं हेडिंग डलवाया था, इसमें 5वीं शर्त नोट करेंगे। 4 शर्त मैंने बताया था, 5वीं शर्त आप लोग नोट करिएगा। 5वीं शर्त क्या है इसकी, और आज ही मैं बताऊंगा कि कितनी अमाउंट की छूट प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इस टॉपिक को क्लियर करूंगा और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 5वीं शर्त है स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्त स्थान को भरा नहीं जाएगा। 5वीं शर्त ये है स्वैच्छिक मतलब स्वयं से स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने के फलस्वरूप, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्त स्थान भरा नहीं जाएगा। इस बात को जानते रहिएगा कि अगर कोई भी कर्मचारी स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो अवकाश ग्रहण करने से उसका जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। तो उस रिक्त पद को एम्प्लॉयर भर नहीं सकता है, बल्कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के प्रतिनिधि को ये अवसर दे सकता है कि अगर आपको कोई प्रतिनिधि उस पद को ग्रहण करने वाला है तो ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो उसको अन्य लोगों से उसको भरा नहीं जा सकता है। ये 5वीं कंडीशन है। 6वीं कंडीशन नोट करेंगे। 6वीं कंडीशन नोट करेंगे। स्वैच्छिक रूप से लिए गए अवकाश वाले कर्मचारी को स्वैच्छिक या स्वेच्छा से लिए
गए अवकाश वाले कर्मचारी को, स्वेच्छा से लिए गए अवकाश वाले कर्मचारी को उसी प्रबंध के अंतर्गत आने वाली उसी प्रबंध के अंतर्गत आने वाली कंपनी या संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसी प्रबंध के अंतर्गत आने वाली कंपनी या संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? मतलब कहने का है कि जैसे मान लीजिए A B C D 4 कर्मचारी हैं, चारों लोग मान लो एक लिमिटेड कंपनी है, इसमें कार्य कर रहे हैं। तो अगर डी मान लो अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो इसके प्रबंधक मान लो, जो इसके प्रबंधक हैं, मान लो यहाँ यक्स लिमिटेड के प्रबंधक हैं, वही व्यक्ति वाई लिमिटेड के प्रबंधक हैं। अगर ये स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके अगर चाहते हैं किसमें जाने के लिए, वाई में जाने के लिए, तो इसको ये अनुमति नहीं दी जाएगी, ये उसके यहाँ कार्य करने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए लिखा गया स्वेच्छा से लिए गए अवकाश वाले कर्मचारी को उसी प्रबंधक के अंतर्गत आने वाली कंपनी का या संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा। बात क्लियर हो गई ना? जैसे मैंने क्या बताया, ए बी सी डी ये यक्स लिमिटेड में कर्मचारी हैं, डी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर रहा है, जो यक्स के प्रबंधक हैं वही वाई के प्रबंधक हैं। अगर ये चाहे इसको छोड़कर इसमें जाना चाहे तो कभी जा नहीं सकता है, शर्तों के अधीन। बात क्लियर हुई ना? शर्तों के अधीन वो छोड़कर नहीं जा सकता है। चलिए छठा पास 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वीं कंडीशन नोट करेंगे। यदि कर्मचारी को इस योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत रकम किस्तों में प्राप्त होती है तो कुल मिलाकर अधिकतम रकम 5 लाख तक करमुक्त होगी। तो भी कुल मिलाकर अधिकतम राशि 5 लाख तक करमुक्त होगी। बात क्लियर हुई? इसका क्या मतलब कर्मचारी को इस योजना के अंतर्गत मान लीजिए जब कर्मचारी वीआरएस ले रहा, मतलब अपनी स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ रहा है, तो उस समय भी, उस सिचुएशन में भी, ज़्यादा लाइट चमक रही है, क्या लग रहा है जैसा? बताइएगा आप, जैसा भी होगा बताइएगा, थोड़ा सा लाइट दूर करेंगे भाई। चलिए, तो अगर मान लो उसको किस्तों में धनराशि एकमुश्त न होकर किस्तों में प्राप्त होती है, तो चाहे किस्त में हो चाहे एकमुश्त हो, कुल मिलाकर उसको 5 लाख तक अधिकतम छूट दी जाएगी। उससे ज़्यादा कर से मुक्त नहीं किया जाएगा। ये बात कह रहा है 7वां पॉइंट। अब 8वां जो पॉइंट है, 8वां पॉइंट ये बताएगा, 8वां पॉइंट क्या बताएगा भाई? 8वां पॉइंट ये बताएगा, जान लीजिए कि किसमें से कितनी राशि कर मुक्त होगी। तो लिखेंगे 8वां पॉइंट, लिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग शैल बी एग्जैक्ट। यही मेन टॉपिक है। अभी तो मैं शर्तों की विषय में बात कर रहा था, ठीक है। कल हम लोग 5 से 6 शर्त बता दिए, कल 4 शर्त अगर समझना चाहें समझ सकते हैं। पहली शर्त ये बताई गई थी कि स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर रहा हो, ठीक है। स्वेच्छा पूर्व अवकाश ग्रहण करने के समय उसको क्षतिपूर्ति की राशि रकम कर्मचारी को स्वेच्छापूर्ण अवकाश ग्रहण करने के प्रदान की गई हो, है ना। और दूसरा पॉइंट शर्त ये बताया गया था कि योजना के अंतर्गत कर्मचारी को
वो कर्मचारी आते हैं जो उस व्यवसाय में, उस संस्था में 10 वर्ष अपनी सेवा पूरी कर चुके हों और 40 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए, तभी वो इस सेवा के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि कर्मचारी मतलब उस संस्था के संचालकों को ये सेवा नहीं प्रदान की जाएगी। और चौथी सिचुएशन बताया गया था कि इस सेवा का उद्देश्य है कर्मचारियों की संख्या में कमी लाना। ठीक, और पांचवा मैंने बता ही दिया कि रिक्त स्थान भरा नहीं जाएगा। और छठवां बता दिया गया कि प्रबंध के अंतर्गत आने वाली कोई अन्य कंपनी में अगर इस कंपनी को छोड़कर जाना चाहता है तो उसको वहां पर भी अनुमति नहीं दी जाएगी। और सातवां पॉइंट ये है कि किस्तों में यदि धनराशि प्राप्त कर रहा है तो किस्तों में प्राप्त अगर धनराशि कर रहा है तो भी कुल मिलाकर 5 लाख तक ही उसको कर से मुक्त की छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिएगा, इसको रफ करते हैं। अब लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्ड। पांचवा पॉइंट चल रहा था ना वीआरएस का, तो अब कितनी राशि की छूट मिलेगी, कर से मुक्त की जाएगी। तो 8वां पॉइंट नोट करेंगे इसमें, कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति की कर मुक्त रकम निम्न 4 मदों में से जो भी कम हो, है ना। तो लिखेंगे 8वां पॉइंट में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। जो दिए जाने वाले जा रहे हैं पॉइंट, इन पॉइंट में जो सबसे लिस्ट फिगर होगी वही क्या मानी जाएगी बेटा, वही फिगर क्या मानी जाएगी, एग्जम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है, वही फिगर एग्जम्प्ट मानी जाएगी। देखिएगा इसमें लिखेंगे सबसे पहला एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड। पहला क्या है, एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड, एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड मतलब एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड मतलब वास्तविक क्षतिपूर्ति की राशि की प्राप्त की जाएगी। ठीक है, पहला है जो एक्चुअली रूप से मिलेगा उसको देखेंगे। दूसरा है, नोट करेंगे, दूसरा है लिखेंगे सैलरी ऑफ 3 मंथ, सैलरी ऑफ 3 months in every completed year of service। इसका क्या मतलब हुआ, सैलरी ऑफ 3 मंथ मतलब 3 महीने का वेतन लिया जाएगा। और 3 महीने का वेतन कितने समय के लिए होगा कि एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब प्रत्येक, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक कंप्लीट होने वाले वर्ष से। मान लीजिए अगर सर्विस 12 साल कंप्लीट है, ठीक है, तो 1 वर्ष के 3 महीने का, तो 12 यही 36 महीने का वेतन लिया जाएगा। शायद बात क्लियर हो गई होगी। कहना चाहता है कि प्रत्येक संपूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 3 माह का वेतन, प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन मतलब जितने वर्ष सर्विस को पूरा किया है प्रत्येक वर्ष के लिए 3 माह का वेतन लिया जाएगा बस। ठीक, और तीसरा पॉइंट नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, तीसरा पॉइंट लिखेंगे सेवा के लिए सेवा के लिखेंगे स्क्रैप सर्विसेज मतलब सेवा के स्क्रैप सर्विसेज ऑफ मंथ मतलब सेवा के कितने माह बचे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, सैलरी
सैलरी ऑफ रिटायरमेंट, सैलरी ऑफ द टाइम ऑफ द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक, तो सेवा के कितने मंथ बचे हैं उसको लिया जाएगा, और जब रिटायरमेंट किया जा रहा है उस समय वेतन क्या मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो तीसरा पॉइंट आपको क्लियर मिल जाएगा। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे, मैक्सिमम कितना लिखेंगे, 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। अब इन तीनों में से, इन चारों में से जो सबसे लिस्ट फिगर होगी वो क्या मानी जाएगी बेटा, एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चारों में से जो सबसे कम होगी वही क्या होगी, एग्जेम्प्टेड। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जैसा कि सैलरी की बात किया है, तो सैलरी में आप नोट डाल के लिख सकते हैं क्या क्या जोड़ा जाएगा, लिख लो। सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी नोट में लिखेंगे, सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पर सैलरी की जो बात किया है, सैलरी का मतलब क्या रखा जाएगा, लिखेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस महंगाई वेतन, डियरनेस पे, डीपी, प्लस डियरनेस अलाउंसेस अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब सेवा के शर्तों के अधीन, प्लस परसेंटेज ऑन कमीशन ऑन सेल। अगर कह सकते हैं तो जो वेतन आप एचआरए के लिए कैलकुलेट करते थे बेटा, वही वेतन की गणना यहाँ पर भी करना है। देखो साफ साफ लिखा है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस डीए, मतलब डियरनेस अलाउंसेस। लेकिन डियरनेस अलाउंसेस तब लिया जाएगा जब अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, सेवा के शर्तों के अधीन हो, और प्लस परसेंटेज ऑन कमीशन ऑन सेल। ठीक, मतलब बिक्री पर परसेंट कमीशन की दर। समझ में आ गई बात। तो ये आपका वेतन लिया जाएगा। इससे आप लोग क्या कर लेंगे बेटा, एज ए बीआरएस की कंपन्स, मतलब कितनी राशि की छूट मिलेगी इसकी गणना कर सकेंगे। मैक्सिमम 5 लाख बता दिया गया है। ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी, इसके अंतर्गत जो भी होगी उसी की छूट आपको मिलेगी, चारों में से जो कम होगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। तो कल मैं इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके मैं बाद में बताऊंगा प्रोविडेंट फंड। मैंने बताया था आपको, अगर क्वेश्चन पूछता है तो लीव सैलरी पूछता है, ग्रेचुटी से पूछता है, पेंशन से पूछता है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बाकी इन सबसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन मान लो थ्योरी में दे ही दिया जाए कि एक कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर कौन कौन सी आय के रूप में सुविधाएं, योजनाएं दी जाती हैं, तो ये सबको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो जानना जरूरी सब है। बाकी जो आएगा वो आपके एग्जाम में मिलेगा। हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। अब आपको नॉलेज पूरा रहेगा। बाकी अब आप लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हो, आपकी जिम्मेदारी है। करेंगे तो हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। ठीक है, धन्यवाद।